हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। डीकैल्सिफाइंग रिएजेंट का क्या क्राइटेरिया होता है वो देखेंगे। उसके डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं और प्रोसीजर क्या होता है, ये सारे ही पॉइंट्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन salt the presence of calcium salt in the tissue makes it hard and difficult to cut. आप सबको पता है कि जो भी टिश्यू है, कोई बोनी टिश्यू है या कोई टीथ है, ठीक है, तो उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो वो कैल्शियम उस बोन या टीथ के अंदर होने की वजह से वो पर्टिकुलर टिश्यू जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, तो किसी भी हार्ड टिश्यू की कटिंग करना इजी नहीं होता, इसीलिए हम उस टिश्यू के अंदर से कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम इज नॉर्मली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। आपको पता है कि जनरली कैल्शियम बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से टिश्यू बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको कट करना इजी नहीं होता। Decalcification is the process of removing calcium ion or salt from the bone, teeth. Decalcification एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कैल्शियम आयन को रिमूव कर देते हैं कोई भी बोनी टिश्यू के अंदर से। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन का मतलब ये, डी का मतलब रिमूवल और कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का रिमूवल। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कैल्शियम आयन को किसी भी बोनी टिश्यू, बोन या टीथ में से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, सो दैट टिश्यू की कटिंग इजी हो जाए और हम फिर उसके आगे स्टडी कर सकें। ठीक है, अब देखो, डिकैल्सिफिकेशन इज डन आफ्टर फिक्सेशन। फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम टिश्यू को फिक्स कर देते हैं सो दैट उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो डिकैल्सिफिकेशन फिक्सेशन के बाद में होता है। ठीक है, एंड बिफोर टिश्यू प्रोसेसिंग, और टिश्यू प्रोसेसिंग से जस्ट पहले होता है डिकैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, the main purpose of decalcification is to remove calcium ion and make tissue soft for cutting. अभी मेन पर्पस क्या है डिकैल्सिफिकेशन का, कि कैल्शियम आयन को रिमूव कर देना और टिश्यू को सॉफ्ट बना देना कटिंग के लिए। ठीक है, जो माइक्रोटोम की हेल्प से हम सेक्शन कटिंग करेंगे उसके लिए इजी बना देना, क्योंकि अगर टिश्यू सॉफ्ट नहीं है तो आप उसकी प्रॉपर कटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द टिश्यू इज इनकम्प्लीटली डिकैल्सिफाइड, अगर कोई टिश्यू ऐसा है जो इनकम्प्लीटली डिकैल्सिफाइड है, ठीक है, तो क्या होगा, देन द कटिंग एज ऑफ माइक्रोटोम नाइफ विल गेट डैमेज। तो जो माइक्रोटोम डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो नाइफ होता है वो डैमेज हो जाएगा। माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम टिश्यू की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोटोम के अंदर नाइफ होता है जो बेसिकली थिन सेक्शंस को कट करने में हेल्प करता है। ठीक है, थिन सेक्शन कटिंग में हेल्प करता है। तो अगर टिश्यू बहुत ज्यादा हार्ड है तो नाइफ को वो डैमेज करेगा ना, इसीलिए टिश्यू का डिकैल्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि टिश्यू की थिन लेयर्स निकल जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है डिकैल्सिफाइंग सोल्यूशन का, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके डिकैल्सिफाइंग एजेंट के जो डिकैल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डीकैल्सिफाइंग रिएजेंट। कोई भी एक अच्छा डीकैल्सिफाइंग रिएजेंट है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स अगर वो कवर कर रहा है तो वो एक गुड डीकैल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है, इट शुड नॉट डैमेज द टिश्यू। वो टिश्यू को डैमेज नहीं करे सबसे पहले तो। अगर वो टिश्यू को ही डैमेज कर रहा है तो फिर आप स्टडी किसकी करोगे। ठीक है, इट शुड नॉट रिमूव कैल्शियम, इट शुड कंप्लीटली रिमूव कैल्शियम, यहाँ पे शुड आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, SH। ठीक है, वो प्रॉपरली कैल्शियम को रिमूव करना होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट स्टेनिंग टेक्निक, वो स्टेनिंग टेक्निक को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मान लो आप आगे जाके स्टेनिंग कर रहे हो और डिकैल्सिफिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, इट शुड टेक लेस टाइम फॉर डिकैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन के लिए वो टाइम कम से कम ले सो दैट हम आगे का प्रोसेस फटाफट कर सके। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कोई भी डिकैल्सिफाइंग रिएजेंट को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मेथड्स ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, कि डिकैल्सिफिकेशन के कौन से मेथड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है एसिड डिकैल्सिफिकेशन। एसिड डिकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, एसिड वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें एसिड का यूज तो करने वाले हैं। ठीक है, दिस मैथड इज मोस्ट वाइडली यूज, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज मैथड होता है लैब्स के अंदर। द एसिड प्रेजेंट इन डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड रिमूव द कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द टिश्यू।
जो भी एसिड होता है डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड के अंदर, वो क्या करता है, कैल्शियम सॉल्ट्स को रिमूव करता है। मतलब यहाँ पे अब एसिड की हेल्प से अपन डिकैल्सिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कैल्शियम आयन का रिमूवल करेंगे, सो दैट टिश्यू कैसा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। द एसिड यूज्ड मिक्स्ड विद अदर केमिकल्स, अब यहाँ पे जो हम एसिड यूज करते हैं उसको अदर केमिकल्स के साथ में मिक्स करते हैं, वो हम कंपोजिशन में देखेंगे अभी, ठीक है। Out of many acid, the best result are opt in from नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। सारे बहुत सारे एसिड में से सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं हमें, फॉर्मिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में से, ठीक है। ये पॉइंट कवर हो गया। अब देखो एसिड डिकैल्सिफिकेशन, ठीक है। एसिड डिकैल्सिफिकेशन में हम दो तरीके के एसिड्स का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर टू इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड और वीक एसिड का एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड के बारे में। इसका कंपोजिशन क्या होता है, नाइट्रिक एसिड 4 ml, फॉर्मलिन 5 ml और डिस्टिल वाटर 90 ml टू 100 ml, ठीक है। कंपोजिशन में नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उसकी क्वांटिटी कितनी आप ले रहे हो, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड, फॉर्मलिन, डिस्टिल्ड वाटर हम लेंगे, ठीक है। अब देखो द फ्लूइड इज मेनली यूज फॉर रूटीन पर्पस, इसको हम रूटीन पर्पस के लिए यूज करते हैं। डिकैल्सिफाइंग टाइम क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, मतलब कितने टाइम में डिकैल्सिफिकेशन मेनली हो जाता है, तो 5 to 6 days में मैक्स टू मैक्स हो जाता है, ठीक है। डिकैल्सिफाइंग सोल्यूशन क्वांटिटी is 50 to 100 times more than the decalcifying specimen. Decalcification solution की quantity 50 से 100 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए डिकैल्सिफाइंग स्पेसिमेन पे। यहाँ पे स्पेसिमेन का मतलब है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के कंपेयर में 50 to 100 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब मेथड्स टू चेक द डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस, अभी हम एसिड डिकैल्सिफिकेशन कैसे करते हैं वो जानने से पहले आप ये देख लो कि जब प्रोसेस करने के बाद में हम डिकैल्सिफिकेशन चेक करते हैं कि भाई हमने उसको किसी फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड में हमने उसको रख दिया, अब हम कैसे चेक करेंगे कि उस टिश्यू के अंदर से पूरा कैल्शियम निकल गया या नहीं निकल गया। तो एंड में इसके 3 मेथड्स होते हैं मेजरली, ठीक है। The number one is physical test, number two is X-ray examination और number three is ammonium oxalate solution। कैसे करते हैं, फिजिकल टेस्टिंग का मतलब होता है निडल पोकिंग। इफ दिस इज अ टिश्यू स्पेसिमेन, ठीक है, अगर मैंने इसको नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में रख दिया, ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये डिकैल्सिफाई हुआ या नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगी, एक निडल लूंगी, सुई लूंगी, ठीक है, उसको इसमें पोकिंग करूंगी मतलब चुबाने की कोशिश करूंगी। अगर ये निडल इजीली इस टिश्यू के अंदर जा रही है, ठीक है, अगर आसानी से जा रही है दैट मीन्स डिकैल्सिफिकेशन हो चुका है। कैसे, क्योंकि अगर डिकैल्सिफिकेशन हो गया तो ये टिश्यू कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर सॉफ्ट हो गया तो निडल चली जाएगी ना, और अगर सॉफ्ट नहीं हुआ है, अगर टिश्यू हार्ड है तो निडल अंदर नहीं जाएगी, दैट मीन्स कि डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीटली नहीं हुआ है। तो मोस्टली अपन फिजिकल टेस्टिंग ही यूज करते हैं। दूसरा है एक्सरे एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली भाई कोई बोनी टिश्यू है या कोई बोन है, कोई टीथ है, अगर हम उसका एक्सरे करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं है। एक्सरे से तो हम बोन का एग्जामिनेशन ही करते हैं ना। बट ये वाला मेथड जो होता है ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एक्सरे की मशीन लाना फिर उसको यूज करना, कोई छोटी लैब है तो वो कैसे यूज करेगी, ठीक है। तो ये मेथड हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, ठीक है। हालांकि हम इससे पता तो लगा सकते हैं। उसके बाद है अमोनियम ऑक्जेलेट सॉल्यूशन। अमोनियम ऑक्जेलेट का एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसके अंदर हम टिश्यू को रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर उस पर्टिकुलर टिश्यू ने कलर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है, व्हाइट कलर निकाल दिया, उस सॉल्यूशन का कलर व्हाइट टर्न हो गया, ठीक है, व्हाइट सॉल्यूशन हो गया, दैट मीन्स कि अभी भी उस टिश्यू के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, वो कैल्शियम ही व्हाइट कलर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डिकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने अमोनियम ऑक्जिलेट के सॉल्यूशन में टिश्यू को रख दिया और वो कोई भी कलर नहीं निकाल रहा है, स्पेशली व्हाइट कलर नहीं निकाल रहा है, दैट मीन्स डिकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीटेड। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है यार, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब देखो हम एसिड डिकैल्सिफिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें एसिड की हेल्प से हम डिकैल्सिफिकेशन कर रहे थे। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे फर्स्ट है टिश्यू फिक्सेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फिक्सेशन के तो बाद में होता है आपका डिकैल्सिफिकेशन, है ना, और टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले होता है। मतलब कि सबसे पहले आपका फिक्सेशन है, उसके बाद में है डिकैल्सिफिकेशन, और फिर उसके बाद में आपकी टिश्यू प्रोसेसिंग होती है,
ठीक है, ये स्टेप्स फिक्स है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो डिकैल्सिफिकेशन सेकंड स्टेप है ना, तो सबसे पहले टिश्यू को अपन फॉर्मलिन में फिक्स करेंगे 1 दिन के लिए, उसको प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जो कंपोज़िशन आपको बताया था, एक ग्लास कंटेनर के अंदर, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुट दैट टिश्यू इन अ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। आपने नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन तो बना लिया, फिर आप टिश्यू को उस नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में रख दोगे। अगर ऐसा आपने सॉल्यूशन बना नाइट्रिक एसिड का, तो इसमें आप उस टिश्यू को रख दोगे, ठीक है? ये आपने टिश्यू उसमें डाल दिया। एंड लीव इट फॉर फ्यू आवर्स टू डेज, कुछ घंटे से कुछ दिनों के लिए आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है? अब कैसे चेक करोगे, टेस्ट बाय जेंटली पोकिंग विद अ निडल। जो मैंने आपको 3 मेथड बताए उसमें से फिजिकल टेस्टिंग हम यूज करेंगे, निडल की हेल्प से पोकिंग करेंगे। इफ सॉफ्ट, अगर टिश्यू सॉफ्ट है तो इट इज रेडी, ये क्या लिखा है, इट इज रेडी एक्सचेंज द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, इट इज रेडी, ओके फाइन, ये फुल स्टॉप यहाँ रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। अगर आप टेस्टिंग करोगे कैसे, निडल पोकिंग की हेल्प से, अगर टिश्यू सॉफ्ट है तो टिश्यू इज रेडी, ठीक है? यहाँ पे एक्सचेंज आएगा, ई एक्स, ठीक है? एक्सचेंज द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन एवरी 24 आवर्स टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। आपको हर 24 घंटे में नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको चेंज करते रहना है, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज डिसबैलेंस ना हो, ठीक है? उसकी एफिशिएंसी बनी रहे, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि 24 आवर्स में उसको चेंज करना है? हो सकता है कि जो आपने टिश्यू रखा है वो 1 दिन में डिकैल्सिफाई ना हुआ हो, तो आप नेक्स्ट डे के लिए तो उसको प्रिपेयर करोगे ना, इसीलिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वंस डिकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, जैसे ही डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट होगा, आपको वॉश करना है टिश्यू को टैप वाटर के अंदर फॉर 12 टू 24 आवर्स, ताकि जो बचा-कुचा रेसिड्यू है, कुछ भी बच गया है पीछे, कोई भी एसिड वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए, ताकि वो आगे जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें कोई ऐसे रुकावट वगैरह पैदा ना करे, ठीक है? बहुत ही सिंपल स्टेप था, बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे इसके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको टैप वाटर से वॉश करने के बाद में हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट क्यों करते हैं हम? क्योंकि ताकि वाटर सारा रिमूव हो जाए टिश्यू में से, ठीक है? किसकी हेल्प से करते हैं? अल्कोहल की हेल्प से। क्लियर करते हैं हम ज़ाइलीन की हेल्प से, ताकि टिश्यू और ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसकी स्टडी और ईज़ी हो जाए। फिर हम उस टिश्यू की एम्बेडिंग करेंगे पैराफिन वैक्स में। उसके बाद में उसके थिन सेक्शन स्लाइसेस करेंगे माइक्रोटोम डिवाइस की हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और स्टेनिंग करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट की हेल्प से कि कौन सी स्टेनिंग आपको करनी है। दैट्स इट, यही इसका प्रोसेस था। अब एसिड डिकैल्सिफिकेशन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो था कि स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड, और दूसरा है वीक एसिड फॉर्मिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे दूसरा फॉर्मिक एसिड, व्हिच इज़ अ वीक एसिड, ठीक है? इसका कंपोजिशन क्या है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मलिन, डिस्टिल्ड वाटर। इसका कंपोजिशन आप देख लो। द फ्लूइड इज आइडल फॉर पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमेन। ये मोस्टली आइडल है आपके पोस्टमार्टम और रिसर्च स्पेसिमेंस के लिए, ठीक है? उसके बाद इट इज स्लोअर इन इट्स एक्शन देन नाइट्रिक एसिड बट कॉजेज लेस डैमेज टू द टिश्यू। अब देखो इसका एक एडवांटेज भी है तो फिर डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज देखो, ये एक्शन में काम करने में तो नाइट्रिक एसिड से स्लो होता है, नाइट्रिक एसिड से तो ये स्लो होता है, लेकिन ये टिश्यू को कम डैमेज पहुंचाता है एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड। तो इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है कि भाई नाइट्रिक एसिड से तो कम काम धीरे करेगा, लेकिन टिश्यू को डैमेज भी तो ये कम कर रहा है, पर टाइम कंज्यूम ज्यादा कर रहा है और हमें फटाफट प्रोसेस करना है, बिकॉज हिस्टोपैथोलॉजी में ऑलरेडी ये स्टेप्स बहुत टाइम ले लेते हैं, है ना? अब इसका प्रोसीजर सेम है नाइट्रिक एसिड की तरह, कि एक सोल्यूशन लेना, आपको एक कंटेनर लेना है, ग्लास कंटेनर, उसमें जो आप फॉर्मिक एसिड का सोल्यूशन बनाओगे, इसको डाल देना है, उसके बाद में टिश्यू पीस डाल देना है, उसको रख दो थोड़ी, 1 घंटे के लिए, थोड़े घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। फिर उसके बाद चेक करो, आपको हर 24 आवर्स में फॉर्मिक एसिड को चेंज करना है, ठीक है? और आप निडल पोकिंग की हेल्प से, एक्सरे एग्जामिनेशन और अमोनियम ऑक्जिलेट की हेल्प से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि डिकैल्सिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट मेथड है एसिड डिकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड है आपका आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है? आयन एक्सचेंज मेथड में आपको क्या पता लग रहा है कि आयन्स का एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आयन आएगा, आयरन टाइप हो गया। आयन एक्सचेंज मेथड इज स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज्ड टू डीकैल्सिफाई टिश्यू व्हाइल प्रिजर्विंग सेल्युलर स्ट्रक्चर। अभी हम टिश्यू को डीकैल्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी सेल्युलर स्ट्रक्चर में, जो टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं ना, तो सेल्युलर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो
हम टिश्यू को डिकैल्सिफाई कैसे करेंगे? आयन एक्सचेंज की हेल्प से, ठीक है? केटायंस एंड एनायंस आपने सुने हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। अभी डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, दिस मेथड यूजेस आयन एक्सचेंज रेजिन, यहाँ पे रेजिन आएगा, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? रेजिन बीड्स। इस मेथड को हम कैसे कंप्लीट करते हैं? रेजिन बीड्स की हेल्प से, जो किसकी बनी हुई होती है? सल्फोनेट पॉलिस्टरीन रेजिन की, ठीक है? SO3 माइनस, ठीक है? सल्फोनेट पॉलिस्टरीन रेजिन की हेल्प से हम कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं। कैसे? वो देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लो, है ना? cation exchange resin attracts and binds calcium ion from the tissue। जो cation exchange resin होती है, मतलब ये जो रेजिन्स होती है ना, पॉलिस्टरीन, सल्फोनेट पॉलिस्टरीन रेजिन, ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है? जिसको हम केटाइन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? कैल्शियम को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कैल्शियम आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, तो क्या होता है? ये बीड्स का अमाउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो टिश्यू आपने यूज करा है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकल निकल के नेगेटिवली चार्ज के पास आ जाएगा, ठीक है? कैसे? देखो डायग्राम के थ्रू। ये आपने एक बीकर लिया, ग्लास कंटेनर लिया, उसमें आपने फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन डाला, ठीक है? फॉर्मिक एसिड क्या है? डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है। अब आपने क्या करा? उसके अंदर ये टिश्यू पीस है सेंटर में, ठीक है? इसको डाल दिया। टिश्यू पीस के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। अब आपने टिश्यू के कंपेयर में ज्यादा आपने आयन एक्सचेंज रेजिन बीड्स डाली, ठीक है? 50 से 10 ग्राम, जो SO3 माइनस है, ठीक है? सल्फोनेट पॉलिस्टरीन रेजिन आपने डाली, ठीक है? तो ये जो रेजिन बीड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है? और इसका अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द टिश्यू, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज केटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन कैल्शियम को अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे ये सारा कैल्शियम निकल के बाहर को आने लग जाएगा। तो जब सारा कैल्शियम टिश्यू में से रिमूव हो गया तो टिश्यू इज फ्री फ्रॉम कैल्शियम नाउ, तो आप टिश्यू को यूज कर सकते हो, मतलब वो डिकैल्सिफाई हो गया। तो ये प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है। एक बार आपको समझ में आ गया ना थ्योरी, तो फिर आप खुद बना सकते हो। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या है। एक वीक फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन हम लेंगे। फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड बट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना, ठीक है? सॉल्यूशन कंटेन आयन एक्सचेंज रेजन विच फैसिलिटेट्स टू रिमूव कैल्शियम आयन। इस सॉल्यूशन में आयन एक्सचेंज रेजन्स होती हैं जो कैल्शियम आयन को रिमूव करने में हेल्प करती है। फैसिलिटेट मतलब इजी गोइंग करने में, ठीक है? द कैल्सिफाइड टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन। कैल्सिफाइड टिश्यू का मतलब है ऐसा टिश्यू हम रखेंगे जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, तो तभी तो कैल्शियम रिमूव होगा ना। अगर उसमें कैल्शियम प्रेजेंट ही नहीं है तो आप क्या रिमूव करोगे, ठीक है? अब देखो, द सॉल्यूशन इज मिक्स्ड वेल एंड चेंज पीरियडिकली टू इनहांस कैल्शियम रिमूवल। तो फिर उसको भी जैसे हम 24 आवर्स में नाइट्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड को चेंज कर रहे थे, अभी इसको भी करेंगे ताकि उसकी एफिशिएंसी बनी रहे, प्रॉपरली वो काम करे, प्रॉपर्टीज में चेंजेस ना आए, ठीक है? वंस डीकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीटेड, एक बार डीकैल्सिफिकेशन हो गया, फिर स्पेसिमेन को आप वॉश कर दो बफर सलाइन से, ताकि जो भी रेसिडुअल है, ठीक है, जो भी बचा कुचा रेसिडुअल एसिड है या कुछ और रेसिड्यू है वो रिमूव हो जाए, ठीक है? और टिश्यू आपका अलग से सेपरेट होके आ जाए। कैसा टिश्यू आए? डीकैल्सिफाइड, ठीक है? बहुत ही इजी ये भी इसका वो था प्रोसीजर, ठीक है? अब थर्ड मेथड आपका आता है। फर्स्ट हमने एसिड डिकैल्सिफिकेशन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा क्या नाम था उसका, एक सेकेंड मैं खुद ही भूल गई, आयन एक्सचेंज, है ना? और थर्ड मेथड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट मेथड क्या होता है? इट इज अ रैपिड टेक्निक used in histopathology to remove calcium from bone using a electric current by preserving the tissue morphology। ये एक ऐसा रैपिड मेथड है जो हिस्टोपैथोलॉजी में हम यूज करते हैं, जिसमें हम बोन में से कैल्शियम को रिमूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, ठीक है? और इस तरीके से करते हैं कि टिश्यू की मॉर्फोलॉजी पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए भाई, है ना? अब इसका प्रिंसिपल देखो, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है, मतलब यहाँ पे आयन का एक्सचेंज तो होगा पर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगा। उसमें नॉर्मली कोई इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज नहीं कर रहे थे, उसमें हम रेजिन्स बीट्स का यूज कर रहे थे, है ना? अब देखो, अ डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एक डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? अब एंड द टिश्यू स्पेसिमेन इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। टिश्यू स्पेसिमेन को हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट पास करते हैं। अब ये होता कैसे है? ये देखो इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले हम इसका एक बार डायग्राम देख लें क्या? देखो, ये ग्लास बीकर है,
दिस इज अ ग्लास कंटेनर जिसमें आपका सोल्यूशन है, ठीक है, डिकैल्सिफाइंग सोल्यूशन है फॉर्मिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, दो तरीके के आपके पास वायर्स होंगे, एक कैथोड वायर होगी और एक एनोड वायर होगी। तो एनोड वाली वायर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उससे आप कैल्शियम सॉरी टिश्यू को बांध दोगे, मतलब कि कैल्शियम ही तो है उसके अंदर, ठीक है। बोन अटैच टू प्लैटिनम वायर या फिर स्टेनलेस स्टील, या तो ये प्लैटिनम की बनी होगी या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होगी। मोस्टली ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है बिकॉज प्लैटिनम आपको पता है इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो दो वायर्स है, एक कैथोड की एक एनोड की। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए अपन कैल्शियम को उससे सॉरी टिश्यू को बोन को उससे बांध देंगे, ठीक है, बांध दिया। कैल्शियम को केटाइन को कैथोड को आपने फ्री छोड़ दिया, ठीक है। आपने इसमें थर्मोमीटर डाला, थर्मामीटर डाला ताकि आप इसका टेम्परेचर चेक कर सको, ठीक है। अब क्या करोगे आप पावर ऑन कर दोगे। पावर जैसे ही ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा। आपको लो पावर का वोल्टेज इसमें चलाना है, ठीक है। अप्रोक्स 200 वोल्ट आपने इसमें डाला, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ ये मूव करेगा। प्रोसेस आप पढ़ोगे तो और इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले द टिश्यू इज प्लेस्ड प्रॉपर्ली इन अ फिक्सेटिव सॉल्यूशन सच एज फॉर्मलिन। सबसे पहले तो आप टिश्यू को पहले ही फिक्स करके रख दोगे, ठीक है। उसके बाद द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। फिर आप स्पेसिमेन को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखोगे जिसमें डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर्मलिन। नहीं 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 नहीं, फॉर्मलिन नहीं, फॉर्मलिन में तो हम इसको फिक्स करेंगे। फॉर्मिक एसिड, है ना, ये देखो फॉर्मिक एसिड। अब देखो, अब हम टिश्यू को अटैच कर देंगे एनोड से जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। अब प्लैटिनम और स्टेनलेस स्टील कैथोड नेगेटिवली चार्ज इज प्लेस्ड इन एन सोल्यूशन। फिर आप उसके अंदर क्या डालोगे, या तो प्लैटिनम या फिर स्टेनलेस स्टील कैथोड डालोगे, ठीक है। कैथोड वायर जो होगा वो भी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद में कैल्शियम आयन, जैसे ही आप करंट पास करोगे तो कैल्शियम आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड रिमूव फ्रॉम द टिश्यू। तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज से कैथोड की तरफ वो मूव करेंगे, ठीक है। ये एनोड है, टिश्यू है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ, ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट होंगे जैसे हम करंट पास करेंगे। The decalcifying tissue is checked using an ammonium oxalate test or by any other method. फिर एंड में आप कैसे चेक करोगे, वही तीन मेथड जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे। एक तो फिजिकल, दूसरा आपका था एक्सरे और तीसरा आपका था ये अमोनियम ऑक्सलेट। इसकी हेल्प से आप चेक कर लोगे कि टिश्यू डिकैल्सिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला मेथड समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट फाइनल मेथड कौन सा है, क्लिएटिंग मेथड। क्लिएटिंग मेथड क्या होता है, देखो इन दिस मेथड क्लिएटिंग एजेंट इज यूज्ड टू बाइंड कैल्शियम आयन। इसमें हम क्लिएटिंग एजेंट का यूज करते हैं ताकि वो कैल्शियम आयन से बाइंड कर ले। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। जो भी ऐसे पर्पल कलर की कैप होती है, ये एक वो है ना, क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट, जिसमें एंटीकोगुलेंट में हम ईडीटीए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड में कैल्शियम आयन है उसके साथ में कंबाइन कर लेता है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम से ही तो बाइंड कर रहा है, इसलिए अपन क्लिएटिंग मेथड में क्लिएटिंग एजेंट का यूज करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है ईडीटीए, ठीक है। दिस सोल्यूशन इज स्लो इन एक्शन। जो ये मेथड होता है ये एक्शन में काफी स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन की जगह आप कर लेना मेथड। वैसे सोल्यूशन भी सही था बट मेथड ज्यादा सही लग रहा है। दिस मेथड इज स्लो इन एक्शन। इसका एक्शन बहुत स्लो होता है एंड यूज्ड व्हेन इमरजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको बहुत जल्दी नहीं है कि हाँ चलने दो आराम से, तब आप इस मेथड को यूज करोगे, अदरवाइज ये कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। क्यों, ये मैकेनिज्म तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, बट ये वो क्या कहते हैं, टाइम बहुत लगाता है इसीलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।